बच्चों, आज के इस वीडियो में हम अकबर की मनसबदारी व्यवस्था पर चर्चा करेंगे। मुगल प्रशासन की सर्वाधिक महत्वपूर्ण विशेषता मनसबदारी प्रथा या मनसबदारी व्यवस्था थी, जिसे अकबर ने विकसित किया। और इसमें मंगोल और मध्य एशियाई सैन्य संगठन का प्रभाव शामिल था। कहाँ से प्रेरणा ले रहा है अकबर? मंगोलों से प्रेरणा ले रहा है और मध्य एशियाई सैन्य संगठन से प्रेरणा ले रहा है। इस व्यवस्था के अंतर्गत अकबर ने प्रशासन के 3 प्रमुख अंगों को, कौन कौन से? सामंत वर्ग, सेना और नौकरशाही को एक समान व्यवस्था के अधीन संगठित किया। प्रत्येक प्रशासनिक पदाधिकारी को मनसबदार कहते थे। अगर हम इसकी प्रमुख विशेषताएं देखें तो मनसब जो है वो फारसी भाषा का शब्द है, जिसका अर्थ होता है पद या पोस्ट। अकबर ने मनसबदारों के लिए अलग अलग वर्ग निर्धारित कर दिए थे। कुल मिलाकर 33 वर्ग थे, जिनका निर्धारण अंकों के आधार पर होता था। ये अंक दशमलव पद्धति पर आधारित थे। न्यूनतम मनसब का अंक 10 था और जो सबसे बड़ा मनसब था उसका अंक था 10,000, लेकिन सामान्यतः केवल 5,000 तक ही मनसब दिए जाते थे। विशेष व्यक्तियों को अकबर द्वारा 7,000 तक के मनसब भी दिए गए। अकबर के बाद के काल में मनसब, जो सबसे बड़ा मनसब था, वो 12,000 का हो गया था। हर अधिकारी की नियुक्ति के समय उसे मनसब प्रदान किया जाता था, पोस्ट दी जाती थी। हम भी जब नौकरी पर लगते हैं तो हमें एक पोस्ट मिलती है ना, उस तरह से। आरंभ में मनसब का जो अंक था वो एकल ही अंक था। 10,000 का मनसब, 10 का मनसब, 20 का मनसब, इस तरह से, जिसमें अधिकारी का पदक्रम, वेतन, सैनिक दायित्व सभी का स्पष्टीकरण हो जाता था। लेकिन 1591 के बाद मनसब का अंक 2 अंकों के रूप में, जोड़े के रूप में हो गया। जैसे 5,000 जात और 5,000 सवार, या 2,000 जात 1,000 सवार, इस तरह से। इस जोड़े में जो पहला अंक होता था उसे जात मनसब कहा जाता था और दूसरे अंक को सवार, जात सवार। मनसब कैसे होते थे? जैसे किसी का मनसब हो सकता है 2,000 जात और 2,000 सवार का मनसब। जात मनसब द्वारा किसी व्यक्ति का अधिकारियों के बीच स्थान, मतलब वो कौन सी रैंक पर है। जात सवार जो होता है, जात जो मनसब होता है, जो कि पहला अंक होता है मनसब का, उसको बोलते हैं, वो होता है आपकी रैंक को बताने वाला कि आप किस रैंक के ऑफिसर हैं। इसी के अनुसार उसका वेतन भी निर्धारित होता है। भाई रैंक के हिसाब से तो आपको वेतन मिलेगा। जो दूसरा अंक होता है वो होता है सवार मनसब। वो किसी व्यक्ति के सैनिक दायित्वों की बात करता है। मतलब आपके पास इतने घुड़सवार आपको रखने होंगे। अगर आप 5,000 जात 5,000 सवार के मनसबदार हो तो आपको 5,000 घुड़सवार अपने साथ रखने होंगे। जात और सवार मनसब के बीच अनुपात भी निर्धारित था। सवार मनसब की संख्या जात मनसब के बराबर हो सकती थी, उससे आधी हो सकती थी, या उसकी 1/4 हो सकती थी। मतलब 5,000 जात और 5,000 सवार हो सकता था, 5,000 जात और 2,500 सवार हो सकता था, 5,000 जात और 1,750 सवार हो सकता था। इसी आधार पर प्रत्येक वर्ग के अंदर मनसबदारों की श्रेणियां भी निर्धारित होती थीं। यदि जात और सवार मनसब बराबर हैं तो मनसबदार पहली श्रेणी में था। ठीक है, जैसे कि 5,000 जात 5,000 सवार, 3,000 जात 3,000 सवार, इस तरह से। अगर सवार मनसब जात मनसब का आधा है, मान लीजिए 5,000 जात 5,000, 2,500 सवार, तो मनसबदार सेकंड कैटेगरी का होगा। यदि सवार मनसब जात मनसब का चौथाई है, 5,000 जात और 1,250 सवार, तो मनसब तृतीय श्रेणी का हो गया। ठीक है। अगर केवल विशेष परिस्थितियां ऐसी होती थी जब जात कम रह जाए और सवार बढ़ जाए, 5,000 जात 7,000 सवार, तो इस तरह के मनसब को बोलते थे मशरूत मनसब। और ये बहुत विशेष परिस्थितियों में ऐसा किया जाता था और परिस्थिति समाप्त हो जाने पर इस तरह के मनसब को समाप्त कर दिया जाता था। 5,000 जात 5,000 सवार का ही रखा जाएगा उसको। कुल मिलाकर मनसबदारों के 33 वर्ग और 99 श्रेणियां थीं। ये पद वंशानुगत नहीं थे,
बल्कि हर व्यक्ति निम्न स्तर तक नियुक्ति पाने के बाद अपनी योग्यता और कार्यक्षमता के अनुसार पदोन्नति पाता था। ये महत्वपूर्ण चीज़ है कि आप भले ही 10 जात 10 सवार के मनसब पर नियुक्त हुए थे, लेकिन अगर आप योग्य हैं तो आप लगातार पदोन्नत होते जाएंगे। मनसबदारों की नियुक्ति सम्राट द्वारा की जाती थी, जबकि इस नियुक्ति के लिए उम्मीदवार व्यक्ति को मीर बख्शी सम्राट के सम्मुख प्रस्तुत करता था। पदोन्नति की स्थिति में मनसबदार के जात मनसबदार में वृद्धि की जाती थी, जिससे उसका वेतन भी बढ़ जाता था। अयोग्यता के कारण सजा के रूप में जात मनसब में कमी भी की जाती थी, जिससे उसका वेतन भी कम हो जाता था, लेकिन सामान्यतः पदावनति डिमोशन नहीं होता था। हर मनसबदार को क्या काम करने पड़ते थे? हर मनसबदार को सैनिक और असैनिक दोनों ही तरह के कार्य करने पड़ते थे। हर मनसबदार को निर्धारित संख्या में सैनिक अपने अधीन रखने पड़ते थे। अकबर ने सेना की कार्य कुशलता बनाए रखने के लिए दहबिस्ती 1020 का नियम निर्धारित किया, जिसके अनुसार प्रत्येक 10 सैनिक पर 20 घोड़े उपलब्ध रहें। आप समझ रहे हैं ना? सैनिक एक, लेकिन एक सैनिक के लिए 2 घोड़े चाहिए होते हैं। हम भाई घोड़ा कोई मोटरसाइकिल तो है नहीं कि पेट्रोल डालते रहो और चलाते रहो। घोड़ा भी थकेगा क्योंकि वो सजीव है। तो एक सैनिक पर 2 घोड़े चाहिए, तो 10 सैनिकों पर 20 घोड़े उपलब्ध रहे। इसी को 10 दहबिस्ती का नियम कहते हैं। 10 सैनिकों पर 20 घोड़े उपलब्ध हो, इसी को दहबिस्ती का नियम कहते हैं। इसी के साथ उसने दाग और तसहीहा चेहरा, दाग और चेहरा प्रथा किसने शुरू की थी? आपको ध्यान है? याद कीजिए। सबसे पहले शुरू की थी अलाउद्दीन खिलजी ने, और फिर से उसे किसने लागू किया था? शेरशाह सूरी ने। और शेरशाह सूरी को तो हम अकबर का अग्रज ही मानते हैं, है ना? तो जो शेरशाह सूरी ने जो सैनिक सुधार लागू किए, अकबर ने भी उनको फॉलो किया है। तो अलाउद्दीन खिलजी के समय जो सैन्य सुधार दाग और चेहरा प्रथा के नाम से प्रचलित हुए, उन्हीं को अब क्या कहा जा रहा है? दाग और तसहीहा। दाग का क्या मतलब था? घोड़े को शाही मोहर के चिन्ह, गरम चिन्ह से दाग दिया जाता था, तो जलने का निशान बन जाएगा ना उसकी चमड़ी पर। घोड़े को शाही मोहर के चिन्ह से दाग दिया जाता था, जला दिया जाता था, जिससे कि उस पर वो चिन्ह सदैव के लिए रह जाता था। इसलिए अगर आप घोड़ा नहीं बदल सकते, है ना? और तसहीहा का मतलब क्या है? सैनिकों का हुलिया लिया जाता था। आज आप कोई भी फॉर्म भरते हैं, कोई भी नियुक्ति पाते हैं, आपको हर जगह अपने फ़ोटोज़ फॉर्म में लगाने होते हैं ना, ताकि आपकी जगह कोई दूसरा व्यक्ति एग्ज़ाम ना दे दे, आपकी जगह कोई दूसरा व्यक्ति नौकरी ना पाले। उसी तरह से सैनिकों का हुलिया लिख लिया जाता था कि कैसी कदकाठी है, कैसा वो दिखता है, उसको क्या बोलते हैं? तसहीहा। मुगल काल में बोलते हैं तसहीहा, और सल्तनत काल में बोलते थे चेहरा प्रथा। समय समय पर मनसबदार को अपनी टुकड़ियों का निरीक्षण करना होता था, और उसे निर्धारित करना होता था कि ये सुनिश्चित कर लेना होता था कि उसके सैनिक कार्यकुशल अवस्था में ठीक ढंग से कार्य कर पा रहे हैं, नहीं कर पा रहे हैं। और फिर मनसबदार की जो सेना थी उसके बाह्य निरीक्षण भी होते थे। तो आप देखिए कितना चुस्त दुरुस्त किया जा रहा है सैन्य प्रशासन को, ताकि सैन्य टुकड़ियाँ चुस्त दुरुस्त रहें। यह निरीक्षण मीर बख्शी द्वारा किया जाता था। मनसबदार तो अपनी सेना का ध्यान रखेगा ही रखेगा, लेकिन समय समय पर मीर बख्शी नाम का अधिकारी भी मनसबदार की सैन्य टुकड़ों का निरीक्षण करता था, और मीर बख्शी की सिफारिश पर ही सैनिकों को वेतन प्रदान किया जाता था, मनसबदार को वेतन प्रदान किया जाता था। अपनी जो निर्धारित संख्या थी मनसबदार की, जिसके अनुसार उसको सैनिक और घोड़े रखने होते थे, 10 दहबिस्ती का नियम जो था, 10 सैनिक 20 घोड़े, है ना? तो ऐसे ही वो बढ़ सकते हैं। 100 सैनिक 200 घोड़े, 1000 सैनिक 2000 घोड़े, है ना? इसी अनुपात में उसकी सैनिक संख्या बढ़ती रहती थी उसके सवार के हिसाब से। मान लीजिए आप 5000 सवार के मनसबदार हैं, तो आपको कितने सैनिक कितने घोड़े रखने पड़ेंगे?
5,000 सैनिक और 10,000 घोड़े। ठीक है, तो अपनी निर्धारित संख्या के अनुसार सैनिक और घोड़े के अलावा मनसबदारों को कुछ अन्य घोड़े, हाथी और सामान ढोने वाले जानवर भी रखने पड़ते थे और इसके लिए उन्हें अलग से भत्ता दिया जाता था। तो ये हुई अकबर की मनसबदारी व्यवस्था, जिसमें कि सबसे छोटा मनसब 10 का होता था, सबसे बड़ा मनसब 10,000 का होता था, लेकिन व्यवहारिक तौर पर 5,000 से ज़्यादा के मनसब लोगों को नहीं दिए जाते थे। राज परिवार के बड़े सदस्यों को 7,000 तक के मनसब दिए जाते थे। बाद में अकबर की मृत्यु के बाद में जो सबसे बड़ा मनसब था वो 12,000 का कर दिया गया था। तो इसी के साथ हम अपनी मनसबदारी व्यवस्था का ये विषय यहीं पर समाप्त करते हैं। 250 शब्दों में इस विषय पर आपसे प्रश्न पूछ लिया जाता है और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी आपसे इस पर कई सारे MCQs पूछे जाते हैं। बड़ा ही रोचक विषय है, आप इसके बारे में विस्तार से पढ़िएगा। मैं आपको इसके साथ PDF भी शेयर करूँगी। थैंक यू बच्चों।